भाई आपने बड़ी नई चीज शुरू करी है कि भाई गाड़ी से ट्रैवल करना विदेश। भाई हम तो सोच भी नहीं सकते भाई, कि हम तो भाई यहाँ से पहाड़ों पे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं हो सकता, गाड़ी से बहुत मुश्किल लगता है हमें ट्रैवल। हाँ मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। मतलब जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे काफ़ी लोगों के मन में था, जैसे मैंने जब इंट्रो वीडियो डाली ना कि मैं दिल्ली टू लंदन कर रहा हूँ बाय रोड, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, पर्सनली जो जानते थे यूट्यूबर्स वो भी मजाक उड़ा रहे थे कि इससे ऐसे पहले कैसे हो सकता आप कर चुके थे वैसे ट्रैवल गाड़ी से? है। नहीं, गाड़ी से फर्स्ट टाइम था वो। अच्छा। मतलब उससे पहले मैंने 10 कंट्रीज़ करी थी, पर वो सोलो फ्लाइट से ही करी थी। ओके। पर जब कोविड बीच में आया तो कोविड के टाइम पे क्या था, थोड़ा गाड़ी और बाइक्स में भी इंटरेस्ट एकदम से बिल्डअप हो गया। तो मैंने सोचा अब कोविड के बाद फ़्लाइट से ना करके गाड़ी और ट्रैवलिंग दोनों को मिक्स कर देते हैं और बनाते हैं ऐसा कुछ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार किया, मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने किया हुआ है ये, बट यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया था, तो लोगों को पता भी नहीं था ज़्यादा कि कैसे होता है क्या होता है। भाई ये है अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़। अगर आप ये बोल रहे हो गाड़ी से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, बिल्कुल तो है तो वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो पानी से चारों तरफ मतलब घिरा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, तो वो एक अपने आप में ऑडियंस को अट्रैक्ट कर देती है चीज़ें। वो कहते हैं ना कि जैसे आप यूएस का या यूके का नाम सुन रहे हो तो 7 समुंदर पार, तो फिर लोगों के मन में वही आता है यार, जब 7 समुंदर है तो फिर पार कैसे गाड़ी कर से रहे हैं कैसे गाड़ी पार से। होंगे। बट एक्चुअल में ऐसा है कि मेजर जितनी भी कंट्रीज़ है ना वो सारी बाय रोड कनेक्टेड है, और जो बाय रोड नहीं भी कनेक्टेड है ना वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। जैसे आप शिपिंग कर सकते हो या फेरी में लोड करके जा सकते हो। अब फ्रांस से हम यूके गए थे तो लोगों को नहीं पता, समुद्र के अंदर एक टनल बनी हुई है, उस टनल में ट्रेन जाती है और ट्रेन में हम अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो लोगों को पता नहीं है, तो पॉसिबल है करना। थोड़ा स्टार्टिंग से ही चलते हैं कि कैसे प्लान किया आपने और क्या क्या मतलब ज़रूरत, मतलब जैसे लाइसेंसिंग की क्या क्या आपको थी चीज़ें बताओ। तो यार देखो, मेरा ये मतलब दिल्ली टू लंदन वाली जो चीज़ थी ना, ये मुझे 2019 में पता चली थी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो उसके बाद जब कोविड आया तो 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए बीच में। तो मैंने 2022 में फिर फाइनली सोचा कि चलो अब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं सबसे पहले तो कौन सी की जाए, मतलब कौन सी ली जाए। अब काफ़ी लोगों के मन में ये भी आता है कि अनमोल भाई गाड़ी क्या लेकर जाए, तो मैं यही कहता हूँ गाड़ी आप कोई भी ले जा सकते हो, मेन चलाने वाले की हिम्मत पे डिपेंड करता है। आप यहाँ से दिल्ली टू लंदन अपना ऑल्टो में भी कर सकते हो और कोई लैंड क्रूज़र भी ले जा सकता है, तो वो चलाने वाले पे ही सब कुछ मैटर करता है। तो मैंने इसके लिए महिंद्रा की स्कॉर्पियो चूज़ करी, क्योंकि उस टाइम पे उस बजट में 4x4 व्हीकल था, प्रॉपर एसयूवी है, प्लस लगेज वगेज की कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो 2022 से पूरी प्लानिंग शुरू करी और 1 साल लगा पूरा, क्योंकि होता क्या है ना, वीज़ाज़ आपको डेट वाइज लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस डेट में आप किस कंट्री एंटर कर रहे हो, उसका वीज़ा उसी टाइम पे वैलिड होना चाहिए। तो उसमें पूरा 1 साल लग गया सारे वीज़ाज़ लेने में, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स करने में, लाइसेंस बनवाने में और जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो करने में। और फिर 2023 के मई में मैंने ट्रिप जो है वो शुरू करी थी। भाई गाड़ी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? जैसे आपके लिए तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया हर कंट्री में जिसमें आप जा रहे हो, है ना? और गाड़ी के लिए क्या क्या चाहिए होगा? तो जैसे हमारा पासपोर्ट होता है, हम किसी भी देश में जाते हैं तो वीज़ा लगता है, पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, उसी तरह से गाड़ी का एक पासपोर्ट होता है जिसे कहते हैं कारनेट। फुल तो नाम है उसका कारनेट दी पसाज, पर शॉर्ट फॉर्म में हम उसे कारनेट बोलते हैं। येलो कलर की बुकलेट होती है जो इंडिया में 1 या 2 अथॉरिटी है जो इशू करती है आपकी गाड़ी का। तो वो आपका एक तरह से गाड़ी का पासपोर्ट है। और कुछ देश ऐसे होते हैं जो कारनेट वैलिड नहीं मानते, तो उन देशों के लिए अलग मतलब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे चाइना हो गया, तो चाइना में कारनेट वैलिड नहीं है, वहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर प्लेट भी वहीं की लेनी पड़ेगी, चाइनीज़ नंबर प्लेट, आपका लाइसेंस भी वहाँ का अलग बनेगा चाइनीज़ में ही। तो कुछ कंट्रीज़ मानती है कारनेट, मेजॉरिटी कंट्रीज़ मानती है, कुछ कुछ नहीं मानती है। और भाई ऐसा भी होता है, सिंस हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं, बाई चांस अगर आप बाहर की कंट्री में ड्राइव कर रहे हैं, आपका चालान कट जाता है, तो उसकी एक अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका एक अलग तरीके से होता है। नहीं देखो, हमारे अब जैसे मैं अपनी गाड़ी लेकर गया, वो HR नंबर है, इंडियन नंबर, तो जो वहाँ के कैमराज है ना वो तो कभी कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे उसको। और जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ सब जगह पे आपको पुलिस कम ही दिखेगी। जैसे यूके हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे हर जगह स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन के कैमराज लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर उसी से चालान होता है। तो वहाँ पे हमारा चालान हो ही नहीं सकता कि आप मतलब 120 की जगह 140 भी चला रहे हो, अगर पुलिस ने नहीं रोका तो चालान होना ही नहीं है। पुलिस ने रोक लिया तो दिक्कत है। अब 1-2 बार हमारे चालान हुए, जैसे टर्की में हमें लगा था कि चालान नहीं होंगे, तो हम तो अपना मस्त 130 135 बड़े बड़े खुले हाईवेज़ हैं। बट जब हम टर्की से एग्जिट लेने लगे ना, यूरोप एंटर करने लगे, तो उन्होंने बॉर्डर पे ही कुछ उनका सिस्टम होगा और कैमराज की सारी रिकॉर्डिंग निकाल के उन्होंने 5,000 रुपये का चालान पकड़ा दिया कि आपने ये स्पीडिंग करी थी, ये करी थी, और फिर वो भरोगे तभी वो आपको एग्जिट। 5,000 इंडिया के 5,000? इंडिया के 5। अच्छा। तो इतने ज़्यादा नहीं थे, शायद 1-2 ही चालान कटे होंगे।
तो कई देशों में ऐसा होता है कि आपको एग्जिट के टाइम पे रोक लेंगे, कई देशों में नहीं होते चालान, कई देशों में पुलिस ने रोका तो आपको चालान करेंगे, बट एज सच अलग डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं होता। जैसे अब एक जगह पे यूरोप में हमने किसी कैफ़े के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी थी, अब हमें उस कंट्री में, चेक रिपब्लिक थी शायद से, हमें उस कंट्री का ये नहीं पता था कि अगर आप किसी भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो वहाँ पे एक नंबर लिखा होता है पोल पे, उस नंबर पे मिस कॉल मारनी पड़ती है या मैसेज करना होता है कि आप इतने घंटे के लिए गाड़ी छोड़ के जा रहे हो और फिर आप जा सकते हो। पार्किंग फ्री थी, कोई पेड नहीं थी, पर वो मैसेज करना ज़रूरी है। अब हमें पता नहीं था, हम नए नए थे, फर्स्ट डे एंटर हुए थे चेक रिपब्लिक, हमें भूख लग रही थी, हम रेस्टोरेंट चले गए गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में, आके देखा तो क्लैंप लगा हुआ था उस पे। अब वो जो पोस्टर लगा के गए वो भी सारा उनकी लैंग्वेज में, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ करे किसको कॉल। फिर एक दो लोकल लोगों को पकड़ा, उन्होंने फ़ोन लगाया, फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने इंडिया के 1500 रुपये लिए, चालान काटा, क्लैंप हटाया, फिर जाने दिया। और भाई जो जैसे कारनेट, ये जो गाड़ी का पासपोर्ट है, इसमें कितना खर्चा आता है? हाँ, ये खर्चा ना पहले तो ऐसा था कि आपका जितनी गाड़ी की वैल्यू है ना, उससे डबल आपको उनको ना एज अ सिक्योरिटी मनी पे करके जाना पड़ेगा कि आप अपनी गाड़ी इंडिया में वापस लाओगे, वहीं पे छोड़ के या बेच के नहीं आओगे। जैसे आप अगर 20 लाख की गाड़ी ले जा रहे हो तो 40 लाख रुपए उनको एज अ सिक्योरिटी रख के जाना पड़ेगा। जब आप कारनेट सरेंडर करोगे, इंडिया में आ गई आपकी गाड़ी, तो वो आपको 40 लाख रिटर्न कर देंगे। पर अब क्या करा है कि उन्होंने फिक्स कर दिया 5 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी देनी है, चाहे आप बाइक ले जाओ चाहे गाड़ी ले जाओ, और 1 लाख प्लस GST पे करना है 1 साल के कारनेट का। तो मतलब मैंने 6,18,000 रुपये पे करे, जिसमें से 5 लाख मुझे रिफंड मिल जाएगा जब मेरी गाड़ी इंडिया आ जाएगी और मैं कारनेट वापस दे दूँ। तो ये होता है, और वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये आपने सोचा नहीं था कि भाई इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है पहले ही? इतने में तो पूरी ट्रिप निकल जाएगी, पूरी यूके दिल्ली की पूरी फ्लाइट, होटल वोटल सब अगर इकोनॉमी क्लास करे तो पूरी ट्रिप ही हो जाएगी। नहीं देखो, अगर मेरा ना दिल्ली टू लंदन हम 2 लोग गए थे, एक मैं और एक मेरा दोस्त, हमारा टोटल 32 लाख का खर्चा आया था, जिसमें हमने 108 दिन ट्रैवल किया और 30 कंट्रीज़ कवर करी, जिसमें रहना, खाना, गाड़ी का डीजल, शिपिंग, कारनेट, वीज़ा फीस, होटल का सब इंक्लूडेड था। अब आप 3 लोग गए थे, कितने दिन के लिए गए थे भाई हम गए 23-24 दिन। कितना खर्चा लग गया होगा? भाई खर्चा लग गया 20 के मतलब तीनों का अगर मिला के देखें तो 20 के आसपास लग गया। 20 लाख रुपए। और कितनी कंट्रीज कवर करी आपने? 7। फिर मैंने 32 लाख में 30 कंट्रीज ट्रैवल करी और 4 महीने के लिए ट्रैवल किया और अपनी गाड़ी चलाई भी वहाँ पे। तो अब बताओ महंगा है कि सस्ता है? अब तो सस्ता लग रहा है भाई। भाई सही है तो तो यार लगता ये। है महंगा है, बट जिसको लंबा ट्रैवल करना है ना, जो पूरा करना चाहते हैं, जैसे जो यूटिलाइज करना चाहते हैं कि आप एक बार यूरोप पहुंच गए, खर्चा लगा मान लो, पर वो आप 35 कंट्री एक ही बार में पूरी अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो, तो वो बहुत सस्ता है। अच्छा, पर रहने वहने का तो रहने काफी का खर्चा महंगा है। है, हाँ रहने का तो महंगा ही है। भाई यूरोप वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ सिटीज़ तो है ना। अब ज़्यादातर जो अपना जर्मनी साइड वाले कंट्रीज़ है वो सारी महंगी है, लेकिन आप ये नीचे चेक रिपब्लिक देखोगे, ऑस्ट्रिया वगैरह देखोगे, ये थोड़ी सी सस्ती कंट्रीज़ है। बल्गेरिया हो गया, अल्बेनिया हो गया। तो वही होता है ओवरऑल, जैसे हम बजट लेकर चले थे कि होटल में पर डे हमने 6,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करने, और मैक्सिमम कभी होना भी होगा तो 10 से 12,000 करेंगे, पर वो एवरेज आउट 100 दिन का 6,000 पर डे भी होना चाहिए। तो उसके अंडर हमने कर लिया था, तो 32 लाख रुपए टोटल खर्चा आया था, 16 लाख रुपए। भाई काफ़ी सही बजट ट्रिप करी है आपने। पेट्रोल का क्या सीन रहा भाई? डीजल तो देखो ईरान में तो ऐसा है कि वहाँ पे 4 रुपये लीटर डीजल है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पे डीजल की इलीगल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो ना हो, तो उन्होंने टूरिस्ट को डीजल देना ही मना कर रखा है। तो वहाँ पे एक कार्ड बनता है, टूरिस्ट कार्ड, वो अगर आप बनवाओगे तभी आप पेट्रोल पंप से जाके डीजल या पेट्रोल भरवा सकते हो, और हमारा वो कार्ड बन नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। अब हमारा हाईवे पे मतलब डीजल ख़त्म हो गया, तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि जितने भी ट्रक वाले रुक रहे थे वो 30-30 लीटर फ्री में डीजल दे रहे थे, और हम उनको ज़बरदस्ती पैसे दे रहे थे, वो ले ही नहीं रहे थे। अच्छा। और फिर दूसरी चीज़, अब वो तो चलो हमने 20 लीटर ले लिया, अब आगे भी तो इतने दिन ट्रैवल करना है, डीजल डलवाना ही है, तो हम जिस भी पेट्रोल पंप पे जाते थे वहाँ के बंदे क्या करते थे, जैसे जो भी ट्रक वाला आ रहा है वो अपना 50 लीटर डलवा रहा है, तो 50 के अलावा 10 लीटर वो हमारा डलवा देते थे फ्री में। तो ऐसी 5 ट्रक आए, 10-10 करके 50 लीटर फ्री में डीजल। तो हमने वहाँ पे टोटल 2000 किलोमीटर ट्रैवल किया और हमारा सिर्फ 800 रुपये का डीजल लगा। भाई ये तो बढ़िया यार, अच्छे लोग यार वहाँ के, ये तो बढ़िया चीज़। लोग मतलब वहाँ चलते चलते ही लोग आपको घर पे इनवाइट कर लेंगे कि आ जाओ चाय के लिए आ जाओ। तो मतलब बहुत जैसे ईरान की ना लोगों के मन में एक वो बनी हुई है कि बहुत टेररिज्म होगा या लोग अच्छे नहीं होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना लोगों के मामले में वो ईरान और टर्की में ही आया। मतलब वहाँ के लोग बहुत बढ़िया थे। किसी के आप घर पे गए, किसी ने आपको बुलाया चाय हाँ, पे? 2-4 लोग बने थे वहाँ पे, एक हमारे गाइड थे वो थे, उनके साथ भी गए। तो मतलब अच्छे लोग थे काफ़ी, पैसे नहीं लेते थे आधी जगहों पे, कि मतलब कुछ चीज़ दे रहे हैं तो पैसे लेने से मना कर देते। जैसे उनको इंडिया नहीं पता, उनको हिंदुस्तान पता है।
तो मतलब हम शुरू में हम इंडिया बोलते तो उन्हें समझ नहीं आता था, फिर किसी ने अपने मुंह से बताया कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तो फिर हमें पता चला कि एक्चुअल में इन लोगों को हिंदुस्तान पता है। तो हम जहाँ भी हिंदुस्तान बताते थे ना, ज़्यादातर लोग पैसे नहीं लेते थे या फिर कम कर देते थे या अच्छा बिहेवियर हो जाता था उनका काफ़ी ज़्यादा। और भाई जैसे यहाँ पे तो राइट हैंड ड्राइव है और पूरे यूरोप में ऑलमोस्ट लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, तो आपको वो उसमें दिक्कत नहीं आई? हाँ मतलब जब ईरान में हमने शुरू करी अपनी जर्नी, वो भी लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, तो मतलब एक दिन लगा था अडेप्ट होने में और पहले दिन एक्सीडेंट भी हो गया था। तो होता क्या, हमारे इंडिया में हमें राइट से ओवरटेक करना है, वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो लेफ्ट से ओवरटेक करना है, बट हमारी स्टीयरिंग व्हील राइट वाली थी गाड़ी। तो अगर मुझे किसी, मान लो एक सिंगल रोड है और आगे मेरे ट्रक जा रहा है और मुझे उसको ओवरटेक करना है, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा उधर क्या है, तो मुझे अपने पैसेंजर जो साथ में बैठा को ड्राइवर, उससे पूछना पड़ेगा। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने ओवरटेक लिया, आगे से ट्रक आ रहा था, मैंने ब्रेक लगाई, पीछे वाले ने ब्रेक नहीं लगाई, उसने ठोक दी गाड़ी पूरी। और ये फर्स्ट डे ही, सोचो ट्रिप का फर्स्ट डे ईरान में और पहले दिन ही गाड़ी ठुक गई। मतलब उस टाइम तो ऐसा हो रहा था पता नहीं ट्रिप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट उसके बाद टचवुड एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई और स्मूथ गया सब कुछ। तो आपने रिपेयर कराया गाड़ी या रिपेयर वैसे नहीं ही करवाया, चलाई? एक्चुअली जो डिक्की थी ना वो पूरी दब गई थी, तो मैकेनिकली कुछ इशू नहीं आया। अगर मैकेनिकली आता तो ना तो वहाँ रिपेयर हो पाती और फिर इंडिया शिप ही करनी पड़ती गाड़ी वहाँ। तो आप दिल्ली से ईरान गए थे पहले? हाँ, इसका ना रूट ये भी था कि हम चाइना वाले रूट से जा सकते थे, बट उस टाइम पे चाइना ने बंद कर रखी थी एंट्री। अब मैं ऑस्ट्रेलिया वाली में चाइना से गया हूँ, बट उस टाइम पे फिर हमने मुंबई से शिप करी थी गाड़ी ईरान, और हम गए यहाँ से दुबई और दुबई से ईरान, फिर वहाँ से हमने गाड़ी पिक करी और फिर पूरा बाय रोड। ओह, तो बीच बीच में जब नदी आती है तो आप फेरी? नहीं, वहाँ कोई नहीं है नदी, वहाँ पे पूरा यूके तक आपका बाय रोड है। ईरान से यूके तक पूरा रोड? हाँ हाँ, ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप एंटर करो, यूरोप तो बाय रोड कनेक्टेड ही है, फिर फ्रांस से आपका अंडर वाटर टनल है, वो भी बाय रोड ही है एक तरह से आप देखोगे तो। ओके। तो पूरा वो है। तो प्रॉपर हाईवे बना हुआ है या फिर कैसे, मतलब क्या, कैसा स्ट्रक्चर कैसा है? डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे ईरान में कई जगह पहाड़ी इलाके भी थे, कई जगह रेगिस्तान थे दूर दूर तक, और मेजोरिटी जो यूरोप था उसमें सारी जगह हाईवेज ही थे बढ़िया, 3 लेन 4 लेन 5 लेन ऐसे हाईवेज ही बने तो हुए आपको बीच में ऐसे रोका है रास्ते में कि भाई चेकिंग वेकिंग थे। कराओ? हाँ, ईरान में रोका था, हम ओवर स्पीड कर रहे थे तो पुलिस वालों ने रोक लिया साइड में, तो वही चालान काट रहे थे वो इंडिया के 2000 रुपये। तो हमारा इंडिया में भी थोड़ी सी आदत है ना कि सर देख लो जो बन जाए, तो हमने वैसे ही वहाँ ट्राई किया, तो वो उसे पता चला कि इंडियन है, तो उसने कहा कि चलो कुछ भी दे दो, आप सोविनियर दे दो ऐसा। तो हमने इंडिया का 10 रुपये का नोट था वो दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया। अरे तो मतलब चालान नहीं काटा। ये बढ़िया है, उसे मालूम था उसकी बारी 10 रुपए? हाँ मतलब वो पैसे नहीं मांग रहा था, बाद में वो कह रहा कुछ भी सोविनियर दे दो, सिक्का हो कुछ भी अपनी कंट्री का या दूसरी कंट्री वो का, कह रहा भेंट दे बस दो वैसे मुझे ही दे कोई। दो। हाँ, तो अच्छे थे पुलिस वाले। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोग गाड़ी से भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप कुछ टिप्स उन्हें दो कि जो लोग गाड़ी से ट्रैवल करना चाह रहे हैं क्या मस्ट होता है, जैसे आपने अपनी जर्नी में सीखा होगा या गलतियाँ करके सीखा, तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस से थोड़ा बताओ। देखो 2 चीज़ मैं बताता हूँ इसमें कि मेन है। सबसे पहले तो मैंने अपने चैनल पे इंडियन बैकपैकर में सब कुछ एक एक सीरीज़ बना रखी है, मतलब 100 दिन ट्रैवल किया तो 110 वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें वीज़ा भी है, गाड़ी भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, सब कुछ बताए हुए डिटेल में। मतलब मेरा कंटेंट वो नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ कि आपको इस कंट्री से इस कंट्री जाना है तो क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो चैनल पे तो मिल ही जाएगा। बट शॉर्ट में 2 टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो जो सबसे मेन टास्क होता है वो होता है वीज़ाज़ की डेट मैच करना। मान लो आप ईरान जा रहे हो, ठीक है, आपने को मन किया कि मैं 10 दिन एक्स्ट्रा रुक जाता हूँ ईरान, बट अगला वीज़ा तो एक्सपायर हो जाएगा ना, फिर अगले वीज़ा के एंट्री कैसे लोगे? तो ये सारी कंट्रीज़ की डेट्स मैच करवा के वीज़ा लेना, अप्रूवल लेना, उतने दिन का लेना, वो सबसे बड़ा टास्क है जिसमें लगभग 6 से 7 महीने निकल जाते हैं। तो वो चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, बस ऐसे मत सोचना कि यार मेरे को तो वीज़ा मिल ही जाएगा या जो भी हो 2 दिन एक्स्ट्रा भी रुक वीजा गया तो। नॉर्मल वीजा की तरह नहीं होता, पर्टिकुलर डेज के लिए होता है। हाँ, डेज के लिए होता है। जैसे मैंने यूके, आपने यूरोप वीज़ा लिया तो उसमें पूछा होगा ना आइटनरी कितने दिन की है, कहाँ और कितने दिन का मिला था आपको? 3 महीने का 3 महीने का दे दिया था, स्टे 3 महीने का दे दिया था। हाँ, 3 महीने मल्टीपल एंट्री मिली। जी, मुझे मल्टीपल तो मिला, बट मैंने ना 72 डेज़ का अप्लाई किया, दिया 30 दिन सिर्फ। अच्छा, तो हमारा वो आधा प्लान मतलब 35 कंट्रीज़ करनी थी यूरोप की, वो 19 पे हो गई, तो हम घूम ही नहीं पाए। तो ये बहुत लफड़े होते हैं कि एंड मोमेंट पे वीज़ाज़ की दिक्कत आती है, तो सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना। दूसरा, इंटरनेट पे रिसर्च करके जाना कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपका कारनेट वैलिड नहीं है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। जैसे चाइना है, अब मान लो आपको नहीं पता, वहाँ पे गाइड की ज़रूरत है, आप तो मुँह उठा के चले जाओगे चाइना बॉर्डर पे, वो भगा देंगे आपको
कि वो तो कहेंगे 1 महीने पहले अपनी गाइड की बुकिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तब जाना होता है। अब जिस टाइम पे मुझे जाना था उस टाइम पे यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैंने तो क्वेरा पे गूगल पे ही दूसरे ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंसेस पढ़ पढ़ के 1 साल रिसर्च करके तब पूरा प्लान करा। बट अगर अब कोई इंडिया टू लंदन जाना चाहता है या इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, अगर वो मेरी वीडियोस देख लेता है तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो छूट जाएगी उससे, तो सब कुछ उसको यूट्यूब पे मिल जाएगा।